अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, सब खैरियत है? अच्छा जी, तो एडवांस जावास्क्रिप्ट हमारी चल रही है। लास्ट क्लास में ही हमने स्टार्ट की, ठीक है। और हाँ, अच्छी खासी पढ़ी लास्ट क्लास में, तो उम्मीद है समझ में आई होगी आपको चीज़ें। रिकैप करते हैं थोड़ा सा कि भाई वेरिएबल हमने पढ़ा था सबसे पहले, जिसमें लेट और कॉन्स्ट हमारे पास न्यू वे थे वेरिएबल बनाने के लिए। थोड़ा सा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू वार, ठीक है। तो एक इमेज मैंने आपको दिखाई थी, उसको देख के पता चल जाता है क्या क्या डिफरेंस है। कि भाई सबसे पहली चीज़ तो डी डिक्लेयर नहीं होते सेम नेम, ठीक है। जैसे एक मैंने वेरिएबल बनाया लेट ए, उसमें कोई वैल्यू असाइन कर दी, नीचे आके दोबारा से अगर मैंने लेट ए करा तो वो नहीं बनेगा, वो बोलेगा कि भाई इस नेम से वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। लेट में भी और कॉन्स्ट में भी, दोनों में। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि स्कोप का डिफरेंस है कि भाई वार जो है ना वो फंक्शन स्कोप होता है, मतलब एक फंक्शन के अंदर अगर आपने वार बनाया तो फंक्शन के बाहर वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है ना। और लेट और कॉन्स्ट की अगर बात करें तो वो दोनों ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। ब्लॉक स्कोप का मतलब ये कि किसी भी कर्ली ब्रैकेट जो हमारा ब्लॉक होता है उसके अंदर अगर हमने डिक्लेयर किया है तो उसके बाहर एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है ना। और क्या था इसके अलावा होस्टिंग। होस्टिंग में क्या होता है कि वार जब हम बनाते हैं ना तो वो ग्लोबल स्कोप में जाके होस्ट हो जाता है, मतलब फाइल के टॉप पे जाके होस्ट हो जाता है सिर्फ वेरिएबल, ठीक है। उसकी वैल्यू जब भी असाइन होती है जब उस लाइन का नंबर आता है, ठीक है ना। लेकिन वेरिएबल जो है ना उसका नेम वगैरह और एम्प्टी वेरिएबल समझ लें उठ के ऊपर जाके होस्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब वेरिएबल हमने बनाया नीचे वाली लाइन में और अगर ऊपर वाली लाइन में उसको एक्सेस करना चाहा तो उसमें हमें अनडिफाइंड मिल रहा होगा, ठीक है ना। अनडिफाइंड क्यों मिल रहा होगा? क्योंकि वो होस्ट हो चुका है। जबकि लेट और कॉन्स्ट जो है वो होस्ट नहीं होते। उसके अलावा लेट और कॉन्स्ट में भी सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है आपस में, ठीक है। वो क्या है? कॉन्स्ट जो है वो रीअसाइन नहीं होता, लेट जो है वो रीअसाइन हो सकता है, ठीक है। कॉन्स्ट को आपने स्टैटिक वैल्यूज के लिए यूज करना है और एक बार उसमें वैल्यू स्टोर कर दी तो अब अपडेट नहीं हो सकती, ठीक है। और अगर वो एरे या ऑब्जेक्ट हो तो हो सकती है, ठीक है। क्योंकि एरे और ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहे बल्कि उसी सेम रेफरेंस में नई चीज को ऐड कर रहे हैं या पुरानी चीज को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ऑब्जेक्ट जो टाइप है वो अलाउड है। सेट है भाई, ये हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा हमने क्या देखा था? क्लोजर। क्लोजर का क्या सीन था कि भाई एक फंक्शन है हमारे पास, उस फंक्शन का एक अपना स्कोप होता है, ठीक है ना। वेरिएबल बनाया हमने, कुछ भी उसके अंदर बनाया, वो सारा विद इन अ फंक्शन हमें एक्सेसिबल होता है। और इसके साथ साथ फंक्शन के अंदर ग्लोबल स्कोप भी हमें मिल रहा होता है, ठीक है। विंडो का जो स्कोप होता है, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाए, ठीक है। तो उस नेस्टेड वाले फंक्शन में जो आउटर फंक्शन होगा उसका भी सारा डेटा अवेलेबल होगा, ठीक है। मतलब आउटर फंक्शन के पास जो जो चीजें होंगी, मतलब ग्लोबल स्कोप होगा, एक उसका अपना स्कोप होगा, ठीक है। और फिर जो इनर वाला है उसका भी एक स्कोप होगा। तो ये तीनों चीजें उसके अंदर एक्सेसिबल है। तो जितना नेस्टेड फंक्शंस हम बनाते रहेंगे तो हर नेस्टेड वाला फंक्शन अपने पेरेंट वाले फंक्शन के स्कोप को इनहेरिट करता रहेगा, ऐसा समझ लें, ठीक है ना। तो ये क्लोजर था। टेम्पलेट डिटेल्स क्या था? टेम्पलेट स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बैकटिक यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है ज्यादा ये, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए यूज होता है। इसका पता है सबको, मतलब क्योंकि हम पहले भी यूज कर चुके हैं ना जावास्क्रिप्ट में ये, ठीक है। तो एक कॉन्केटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, कॉन्केटिनेशन होती कैसे इसमें? कि भाई आपने बैकटिक से स्ट्रिंग शुरू किया, कुछ भी उसमें आप लिखेंगे वो एज स्ट्रिंग काउंट होगा, ठीक है ना। और अगर आपने उसमें कोई वेरिएबल कॉन्केटिनेट करवाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डॉलर कर्ली ब्रैकेट और वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो वो उसमें कॉन्केटिनेट हो जाएगा।
इसके अलावा हमने डीस्ट्रक्चरिंग देखी, इसका क्या फायदा था? बार बार जो है ना ऑब्जेक्ट का नेम लिखना नहीं पड़ रहा। देखिए अगर हम बात करें ना क्लीन कोड की, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, 3-4 नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स है, और लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है हमें उसकी कुछ वैल्यूज चाहिए, और उसमें भी 20-25 वैल्यूज है, प्रॉपर्टी है, और सारी हमें एक फंक्शन के अंदर चाहिए। अब अगर हम उन 20-25 प्रॉपर्टीज को इस तरह मंगवाएं कि भाई स्टूडेंट डॉट स्कूल डॉट डिटेल डॉट लोकेशन, स्टूडेंट डॉट स्कूल डॉट डिटेल डॉट एरिया, इस तरह, तो बार बार हमें क्या लिखना पड़ रहा है? स्टूडेंट डॉट स्कूल डॉट डिटेल। अब ये चीज़ रिपीटेडली हम लिखे जा रहे हैं, जो हमारे कोड को कॉम्प्लेक्स कर रही है और बढ़ा रही है, ठीक है, और जो सामने वाला है उसको समझने में मुश्किल होगी कि इतना सारा कचरा क्या है, ठीक है ना। तो इसको कोड को अच्छा बनाने के लिए हमने क्या किया भाई? डीस्ट्रक्चरिंग यूज़ की, कि भाई एक ऑब्जेक्ट पहले ऊपर डीस्ट्रक्चर किया, उसमें से दूसरा ऑब्जेक्ट निकाला, उसमें से तीसरा, उसमें से चौथा, जो जितने भी निकालने हो। तो ये एक लाइन में भी कर सकते हैं और मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हैं, कि पहले एक ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर किया, फिर दूसरी लाइन में आके उसको डीस्ट्रक्चर कर लिया, और एक लाइन में करने का भी तरीका था, ठीक है ना भाई। तो डीस्ट्रक्चर से हमारा कोड भी क्लियर हो गया, ठीक है, और टाइम भी बच गया। डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या था भाई? कि भाई एक फंक्शन हमने बनाया और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई कोई पैरामीटर उसको रिसीव होंगे, लेकिन पैरामीटर की वैल्यू उसको नहीं मिली, आर्गुमेंट जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा था वहाँ से कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया गया, और हमने फंक्शन के अंदर ऐसी लॉजिक बनाई है कि भाई अगर उस पैरामीटर में कुछ ना हुआ ना तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, ठीक है ना, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शन में एरे भेज रहे हो, पैरामीटर में एरे भेज रहे हो, और हमने फंक्शन के अंदर एरे का कोई मेथड यूज किया हो, एरे डॉट पोस्ट, स्लाइस, स्प्लाइस, जो भी। अब वो एरे हमें मिला नहीं, ठीक है ना, तो मिलेगा नहीं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड। अब हम नीचे लिख रहे होंगे अनडिफाइंड डॉट पुश, तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे एरर जनरेट कर देगी कि बोलेगी भाई अनडिफाइंड कुछ नहीं होता, ऊपर से तुम पुश लगा रहा हो, ठीक है भाई। तो इस चीज से बचने के लिए हम डिफॉल्ट पैरामीटर का यूज कर लेते हैं कि भाई अगर डेटा ना आए तो ये डिफॉल्ट वाला स्टोर कर देना, ताकि एरर से बच सकें, ठीक है। इसके अलावा हम कंडीशंस वगैरह भी लगा सकते थे कि भाई इफ अगर पैरामीटर हो तो ये काम करना, लेकिन वो पूरा इफ स्टेटमेंट बनाना पड़ता, ठीक है। छोटा मोटा कोई काम है तो इसके लिए हम डिफॉल्ट पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्ट पैरामीटर में क्या था कि भाई एक फंक्शन है, अगर उसके पास एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं, अब आपको एक एक पैरामीटर का नेम देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि आप स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर यूज करके सारे पैरामीटर्स को एक एरे में स्टोर करवा दें। जब आप ट्रिपल डॉट 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 और आगे कोई भी पैरामीटर का नाम देंगे तो उस नेम के अंदर जितने भी पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं वो सारे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, वैसे हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि यार फंक्शन ऐसा बनाए कि जिसको कम से कम पैरामीटर पास किए जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फंक्शन हमने बनाया उसको 10-10, 15-15 पैरामीटर्स पास हुए हैं, ठीक है ना। तो एक एक्सपर्ट का कहना था कि भाई फंक्शन जो है ना वही अच्छा होता है जिसके कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते, पैरामीटर नहीं होते, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि भाई अब कुछ दो ही नहीं पैरामीटर, जरूरत तो पड़ती है, ठीक है। तो 1-2 इस तरह हम चलाते हैं, ज़्यादा करना बेकार है। फिर ये कि आप उस कोड को स्प्लिट करें कि भाई जो काम एक फंक्शन में उसको दो में ले जाएं, दूसरा एक और फंक्शन बना लें, ताकि आपका कोड भी क्लीन रहे और सामने वाले को समझ में भी आए। कंस्ट्रक्टर के लिए तो अब लाजमी सी बात है कि भाई करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो है ना वो खत्म हो गया है ES6 है ना। ES5 में कंस्ट्रक्टर था, ES6 में कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। ES6 में क्लास होती है,
जो क्लासेस दिख रही है ना, ये कंस्ट्रक्टर के रिप्लेसमेंट में है, ठीक है ना। तो इस वजह से वो वाली बात है ही नहीं अब। तो जितने भी देखें वर्जन आता क्यों है कि भाई जहाँ पे लगता है कि यार यहाँ पे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना, या कोई एडिशनल फीचर, ठीक है, तो इस वजह से वर्जन आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई जो पहले थी अब नहीं। तो अभी तो हम जो भी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, अच्छा ऐसा नहीं चलेगा नहीं, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर लिखे, क्लास लिखे, सब चलेगा, क्योंकि हम जिस ब्राउज़र पे चला रहे हैं ना वो बहुत स्मार्ट है, उसको खुद पता चल जाता है कि भाई कौन सी जावास्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं, वो उसी में उसको कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है और चला देता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें कुछ जगहों पे आगे ये भी करना पड़ता है कि भाई हमें बताना होता है कि हम कौन सा ECMAScript का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे रिएक्ट के लिए, व्यू के लिए कोई भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, या फिर टाइपस्क्रिप्ट अभी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, कोड हम लिखेंगे टाइपस्क्रिप्ट में और वो कन्वर्ट होगा जावास्क्रिप्ट में, ठीक, क्योंकि ब्राउज़र जो है ना हमारा सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझता है, ब्राउज़र टाइपस्क्रिप्ट वगैरह को नहीं जानता। तो टाइपस्क्रिप्ट पे ना हम सिर्फ कोड लिखेंगे, ठीक है, और ब्राउज़र क्या समझेगा, जावास्क्रिप्ट। तो होगा क्या, टाइपस्क्रिप्ट हमें कंपाइलर देता है। कंपाइलर का काम क्या होता है कि सारा कोड लेना, उसको कन्वर्ट कर देना जावास्क्रिप्ट के अंदर, और फिर ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। तो वहाँ पे भी हमें ES वर्जन बताना पड़ता है कि भाई ECMAScript कौन सी है, ठीक है। तो जैसे ES5 ये पूरी बुक थी जो हमने पढ़ी, फिर ES6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक आ गया, ठीक है ना। तो इसकी पूरी हिस्ट्री शायद आपको दिखाई भी थी, विकिपीडिया वगैरह पे आप देखेंगे ना, आपको मिल जाएगी। ECMAScript वर्जन आप लिखें तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी हिस्ट्री, 14 तक है, बल्कि मैं 16 पहुँच गया था, ठीक है ना। इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं ये बताता है ये रहा भाई, लेकिन ये विकिपीडिया में पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, सर्च करके काफ़ी सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है, तो वहाँ जाके हम देख सकते हैं कि भाई क्या क्या। तो ये जितने भी है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जैसे कि हम 6 पढ़ रहे हैं, ये 2015, ठीक है अभी, और ये दिसंबर 2009 में आया था 5, इसी जो हमने पूरी बुक पढ़ी, ठीक है। और अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला जून 2015 6, ठीक है ना। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं, और बाकी जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ना 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसमें थोड़ी चीज़ें आई हैं कि भाई ये चेंज आ गया, ठीक है। अच्छा कोई इश्यूज भी होते हैं लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी चीज़ें बेहतरीन चल रही हो। देखिए ये फील्ड हमारी ऐसी है कि अगर आपने आज कोई चीज़ बनाई है ना, हो सकता है 2 साल बाद एरर निकल के आए, ठीक है, हो सकता है 10 साल बाद एरर है कि भाई आपने एक प्रोडक्ट बना दिया और वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही चल रहा है, 10 साल तक कोई मसला नहीं है, उस पर लाखों यूज़र हैं, डेली बेसिस पे उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद एक एरर निकल के आया, ठीक है। तो आप हो गए हैरान कि भाई ये तो 10 साल तक तो सही चल रहा है, 10 साल बाद क्यों एरर आया, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो होगा, ऐसा केस होगा कि जो 10 सालों में कभी भी टेस्ट नहीं हुआ होगा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, तो उस टाइम पे हुआ होगा, एरर निकल के आ गया। तो इस तरह हो सकता है भाई जावास्क्रिप्ट में कोई इश्यूज भी हो, ठीक है, और इन वर्जन्स में वो फिक्स हुए हो, ठीक है, या कोई भी छोटी मोटी इंप्रूवमेंट हुई हो। तो ये है कि इसमें भी देखिए ये 6 नहीं है, ये मिक्स है। इसमें ना ये जो हमने लिस्ट डाउन किए हैं ये वो है कि यार जो ज़रूरी है आगे के लिए ना, मतलब आपने रिएक्ट सीखनी है या दूसरी कोई लाइब्रेरी सीखनी है तो उसके लिए ये ज़रूरी है, तो इस वजह से सिर्फ यही निकाला है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल जाती है। अच्छा इसमें भी सारे इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो हमें समझ में आ जाए तो हम आसानी से रिएक्ट, एंगुलर या कोई भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क सीख सकते हैं। अच्छा कोई लाइब्रेरी फ्रेमवर्क क्यों सीखना है, क्योंकि आजकल मार्केट में काम ही लाइब्रेरी फ्रेमवर्क के ऊपर ही होता है, कोड जावास्क्रिप्ट के ऊपर बहुत कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ी ख्वारी है ना कि भाई कोड ज़्यादा लिखना पड़ रहा है,
सिंगल पेज नहीं बन रहा, HTML के पेजेस भी हैं तो उसमें पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ता है हर जगह। ठीक है, HTML का अगर आपने 10 पेज की वेबसाइट बनाई और हेडर में आपने कुछ ऐड किया और बाद में नेक्स्ट डे हेडर को चेंज करना पड़ गया, तो आपने एक जगह नहीं बल्कि 10 जगह ही चेंज करना है, ऐसे ही। बूटस्ट्रैप हाँ एक लाइब्रेरी है ना जैसे, तो इस तरह लाइब्रेरीज भी होती हैं, बनी बनाई होती हैं। हाँ फ्रेमवर्क्स, हाँ लाइब्रेरी फ्रेमवर्क में थोड़ा सा फर्क होता है। फ्रेमवर्क में ये है कि आप कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हैं, मतलब फ्रेमवर्क आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि भाई ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर है कि भाई जो चीज़ भी आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़रूरी है चाहिए वो फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप कंप्लीट ऐप बना सकते हो। लाइब्रेरी का क्या सीन है, लाइब्रेरी से आप कंप्लीट ऐप नहीं बनाते बल्कि बहुत सारी लाइब्रेरीज को कनेक्ट करके आप एक ऐप बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की काफ़ी सारी लाइब्रेरीज भी हैं और फ्रेमवर्क भी हैं। ठीक है तो हजारों, लेकिन जो पॉपुलर है वो यही कि भाई रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ठीक है भाई, नेक्स्ट जेएस, रिमैक्स, इस तरह की काफ़ी सारी हैं। तो ज़्यादा जो पॉपुलर है, देखिए हम क्या देखते हैं मार्केट ना, कि जिस मार्केट में हम जाने वाले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार हम जो है ना कराची की मार्केट में जाने वाले हैं और हम स्विट्जरलैंड की मार्केट को देख रहे हो वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, ये भी अच्छा है लेकिन हो सकता है ना जाए स्विट्जरलैंड, कुछ भी हो जाए ना। तो हमारा भी मेन टारगेट है कराची की मार्केट, कि भाई कराची में क्या चल रहा है, क्योंकि हमें जॉब यहीं करनी होगी, जाहिर सी बात है। तो इस टाइम पे देखा जाए तो एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में, सॉफ्टवेयर हाउसेस में रिएक्ट यूज़ हो रही है, ठीक है, और एंगुलर वगैरह यूज़ हो रही है। ठीक है, बाकी तो सब चीज़ें ही चल रही है। ठीक है, PHP भी चलती है आज हर जगह, ठीक है, और एंगुलर भी चल रही है, व्यू भी चल रही है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है, जिसकी ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स है, वो क्या है, रिएक्ट है। ठीक है, रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, मतलब रिएक्ट से हम कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं बना सकते, बल्कि रिएक्ट के साथ हम कुछ लाइब्रेरीज को और मिलाते हैं और फिर कंप्लीट एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, फिर रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क बना दिया गया जिसका नेम है नेक्स्ट जेएस, कि भाई रिएक्ट है लेकिन आपको पूरा फ्रेमवर्क के साथ मिल गई। रिएक्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, वो खुद बोलता है कि भाई आप एक काम करो, नेक्स्ट जेएस यूज कर लो। ठीक है, लेकिन अभी रिएक्ट की इसी साल बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है, रिएक्ट 19 ना, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होने वाली हैं। तो हो सकता है फिर हमें नेक्स्ट जेएस की भी ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हम रिएक्ट के ऊपर ही कंप्लीट एप्लीकेशन बना लें और काफ़ी कुछ कर लें उसमें। तो खैर सीन ये होता है कि भाई मार्केट के हिसाब से चलना होता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, और ये मैं पढ़ के ज़्यादा जल्दी मार्केट में इन हो सकूँगा या नहीं। मतलब हमारा पहला टारगेट ये होता है इस कोर्स में, देखें कि भाई जावास्क्रिप्ट अच्छी सीखना। उसके बाद दूसरा टारगेट ये होता है कि मार्केट में इन होना। अब उसके लिए हम कोई भी रास्ता लें, ठीक है, या तो हम रिएक्ट अच्छी सीखें मार्केट में इन हो जाए, या हम एंगुलर अच्छे सीखें मार्केट में इन हो जाए, या हम बैकएंड इतना अच्छा सीखें उसके थ्रू मार्केट में इन हो जाए। किसी भी तरह मार्केट में जाना है, ठीक है ना। और जो आपका मेन एक्सपीरियंस है ना, वो मार्केट में जाने से आता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। ठीक है, कहीं पर भी आप कोई काम सीखना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो जब तक आप मार्केट में जाके थोड़ा रगड़ा नहीं खाएंगे, थोड़ा सा आपको लॉस नहीं होगा, तो आपको नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं हर जगह, हर तरह की कंपनी है, सब कुछ हो रहा है। अभी देखा आपने रिसेंटली न्यूज़ आ गई हमारे पास कि चाकू वाली, देखा था ना, वायरल हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वही बंदा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना चल रही हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसी न्यूज़ आती हैं कि ना जिसका सोच भी नहीं सकता बंदा कि यार ये भी हो सकता था। ठीक है ना, तो कैसे मतलब पॉसिबल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बंदा समझदार होता है। ठीक है, तो क्या ऐसा हुआ अल्लाह जाने भाई। तो भाई इस तरह, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं ना तो आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं
जिन्होंने मुझे बताया, और मुझे खुद भी पता है काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है, आप जाएंगे ना आपसे पता नहीं क्या क्या साइन करवाएंगे, ठीक है ना, कि भाई ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, ये साइन करो, 1 साल से पहले छोड़ के नहीं जा सकते, ये साइन करो, 3 महीने तक फ्री काम करोगे, ये साइन करो, पता नहीं क्या क्या वो बंदे कर भी रहे होते, बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, लेकिन वो फिर अच्छा बंदा नहीं होता। अच्छा बंदा होता है ना, उसको अच्छी जॉब मिलती है, ठीक है ना, अगर वो मना भी कर दे। अब वो एक बंदा है जिस इतने टाइम से वो 6 महीने साल हो गया उसको जॉब ढूंढते ढूंढते नहीं मिल रही, तो फिर वो क्या करता है, कोई ऐसी भी मिल रही हो तो बोलते चलो यार स्टार्ट तो करो, ठीक है, और ये सही भी है भाई। और वो क्या करेगा, मार्केट में इन तो होना है ना किसी तरह। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउसेज जो है ना वो हर तरह के सारे सिस्टम चल रहे हैं, हर तरह का सॉफ्टवेयर हाउस मौजूद है कराची में, अच्छा भी है, बुरा भी है, नॉर्मल भी है, सब है, ठीक है। ये भी है कि आपको सुबह 8 बजे जाना है, अटेंडेंस लगानी है, रात 8 बजे जाते वक्त दोबारा अटेंडेंस लगानी है, इतवार की भी छुट्टी नहीं है, दम आप काम कर रहे हैं, ठीक है। कभी रात को लेट नाइट रोक लिया आपको, लगे हुए हैं आप, तो इस तरह की भी चल रहे हैं, मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है, मैंने बल्कि खुद भी किया है काम इस तरह की जगहों पे, ठीक है। तो लगा हुआ है बंदा काम करने में, तो ऐसा वैसे जो है ना होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी चीज है ना इसका कनेक्शन जो है ना सीधा हमारे दिमाग से है, कि अभी भी ना हम इतना काम करते हैं लेकिन एंड ऑफ डे ऐसा वक्त आता है कि हम बोलते हैं यार अब हमारा दिमाग थक गया यार, कुछ भी पूछो को उल्टा बताना। मेरे साथ भी होता है, कुछ भी मुझसे पूछो मैं उल्टा बताऊंगा, मुझसे कोई लॉजिक पूछ लेगा जावास्क्रिप्ट के आगे इस टाइम पे गलत बता दूंगा मैं। दिमाग जो है ना बिल्कुल ही थक चुका होता है कि मैं डाउन है, तो उस टाइम पे ना काम बंद कर देना होता है, उस टाइम पे होता है चिल करना, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट डे जब आप दोबारा फ्रेश उठते हैं और फिर दोबारा से एनर्जी वही शुरू। तो फिर इस तरह भाई काफी सारे लोग हैं भाई, बंद नहीं करो, दिमाग सो गया, हमें नहीं पता, काम चाहिए वरना पैसे नहीं मिलेंगे, तो काफी जगहों पे इस तरह होता है। तो लेकिन अब बात वही है कि यार हमें अपनी स्किल्स एक्सपर्टीज ऐसी करनी है कि अच्छी जगह जाए, ठीक है ना। ऐसा हमें वही ना हो कि यार जॉब नहीं मिल रही हो, काम नहीं मिल रहा हो, तो हमें कोई ऐसी जगह काम करना पड़ जाए कि मसला हो जाए, ठीक है। तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं। अच्छा पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में होते, पूरी दुनिया में होते हैं, ठीक है ना, इस तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेस पूरी दुनिया में होते हैं जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली एक फ्रेंड के साथ भी हुआ कि बस कितने 2-3 महीने काम किया, यूके का क्लाइंट था, सैलरी नहीं मिली, ठीक है, और बहुत मसले मसाइल भी हुए। मैंने कहा ये वाली न्यूज़ भेजो उसको ना जो भी हमारे पास चल रही थी, तो खैर वो क्लाइंट बाहर है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो इस तरह बहुत होता है। तो हमें क्या करना है, पहले से अच्छी चीज़ पढ़नी है, अच्छी जगह पे जाना है। तो अभी आप अगर थोड़ा सा देखें ना रिसर्च के मुताबिक, आज के टाइम पे अगर आपने PHP सीखी, ठीक है, जॉब मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस, ऐसी कंपनी में जहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, कल्चर है, वो थोड़ा सही नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे थोड़े एजेड लोग बैठे हुए होंगे जिनको PHP आती होगी, लगे हुए होंगे धड़ाधड़, ठीक है। तो थोड़ा इस टाइप का कल्चर मिलेगा, हो सकता है अच्छा भी हो, लेकिन ज़्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ना, हो सकता है किसी का अच्छा एक्सपीरियंस भी हो, ऐसा है कोई हमारी क्लास में PHP वाला बेटा बोला क्या बात कर दी सर ने, ठीक है, तो हो सकता है किसी का अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा हो, लेकिन मैंने जो देखा है ना वो ये देखा है कि यार जो इस तरह की लैंग्वेजेस है ना पुरानी थोड़ी सी, तो उसमें जैसे वर्डप्रेस के ऊपर काम होता है, बहुत होता है मार्केट में वर्डप्रेस के ऊपर काम, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे बस ये होता है कि भाई काम खींचने वाली करो, ठीक है भाई, ये 2-3 दिन है आपके पास, इसमें मुझे 5 वेबसाइट चाहिए, ऑर्डर लगे हुए हमारे पास ना। तो इस तरह की जगहों पे ज़्यादा ऐसा हो रहा होता है। तो हमें जो है ना अच्छी चीज़ सीखनी है, अपने आप को अच्छा बनाना है, ठीक है, हर लिहाज से काफ़ी सारी चीज़ें देखें इसमें होती हैं। वही बात है ना कि यार
4 साल यूनिवर्सिटी जिसने पढ़ी, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ी, तो काफ़ी सारी चीज़ें बंदा सीखता है। अभी आप में से काफ़ी सारे लोग इंटरमीडिएट भी हैं, यूनिवर्सिटी नहीं गए, तो वो 4 साल की जो चीज़ें लर्निंग है वो कैसे आएगी भाई, वो सीख के आएगी, एक्सपीरियंसेस कर करके आएगी। ठीक है ना। देखिए हमारे यहाँ पे चलो सब मानते हैं नहीं यार यूनिवर्सिटी जाना ऐसा है, ना जाने के जो नहीं जा रहा और जो जा रहा है वो एक ही लेवल पे खड़े हैं, ठीक है ना, कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, लेकिन अगर वही मैं बोलूँ ना कि यार एक अच्छे बंदे को उठा के यहाँ से यूएस भेज दो और उसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाओ, और वो 4 साल बाद जब आके आए ना, तो उसका लेवल और यहाँ के बंदे का लेवल आप देखना। ठीक है, मैंने नहीं देखा आज तक कि भाई कि जो कोई ऐसा बंदा हो जो स्टैनफोर्ड से पढ़ के आया हो और वो फारिग बैठा हो, कुछ नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज अच्छी भी हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी हैं। ठीक है, अब लेकिन ना देखिए अब ये भी तो है ना, अब हर कोई अफोर्ड कोई कर सकता है, वो बोलना तो आसान है कि भाई स्टैनफोर्ड से पढ़ लेना, लेकिन हर किसी के बस की बात कोई है कि पहले तो यूएस चले जाओ, ये बहुत बड़ी बात है, उसके बाद वहाँ जाके बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं ना कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यार हमें पता तो चल गया ना कि यार देखो यार ये यूनिवर्सिटी अच्छी पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर हो क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें सीखने वाली हैं। 5 मिनट लगेंगे आपको, आपने सर्च करना है गूगल पे, चैट जीपीटी पे, आपको पता चल जाएगा कि यार क्या क्या पढ़ाया जाता है। आप अगर पूछेंगे ना चैट जीपीटी से कि भाई मुझे यूएसए की बड़ी यूनिवर्सिटीज में बताओ क्या क्या पढ़ाया जाता है टेक्निकल चीज़ों के अलावा, ठीक है, वो चीज़ आपके सामने। तो आपको चाहिए भाई इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी सीखें, ये बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, देखिए आपका काम जो है ना, एक अच्छी कंपनी में सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें आप कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट भी खुद कर रहे होते हैं, टेस्टिंग भी खुद कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं खुद, तो वो हर चीज़ बाकी देखिए आपने कोड सीख के एज अ जूनियर को ऐसी कंपनी ज्वाइन की, तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है आपको सारी चीज़ें तो नहीं करनी पड़ेंगी, कोड ही लिखेंगे आप। लेकिन कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही है और आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा हो, तो फिर वहाँ से आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। सही है भाई। तो अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि भाई कोई एक लाइब्रेरी को अच्छा पढ़ना और मार्केट में इन हो जाना। ठीक है ना, पहला टारगेट क्या था, जावास्क्रिप्ट अच्छे सीखना। ठीक है, लेकिन देखिए पहला अच्छा नहीं हुआ ना तो दूसरा भी अच्छा नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है ना। पहला अच्छा हो जाना चाहिए कि भाई जावास्क्रिप्ट हमारी बेहतरीन, कि भाई कोई भी हमसे कुछ भी पूछ ले जावास्क्रिप्ट में, हम बैठे में बता देंगे। ठीक है, दूसरा लाइब्रेरी फ्रेमवर्क सीख के मार्केट में। देखिए लाइब्रेरी फ्रेमवर्क भी सीख के जब आप जाएंगे ना जॉब के लिए, तो आपसे जावास्क्रिप्ट के ही ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लाइब्रेरी फ्रेमवर्क के बारे में कम क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादातर जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा वो जावास्क्रिप्ट का पूछेगा। ठीक है, उसके बाद 10-15 मिनट आकर के आपसे लाइब्रेरी के बारे में पूछ लेगा, भाई रिएक्ट के बारे में बताओ। ठीक है, तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट हमारी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, जावास्क्रिप्ट अच्छी होती है ES5 तक वाली तो फिर भी जॉब हो जाती है, लेकिन अब जिसको ये एडवांस चीज़ें आती है ना, उसकी ज़्यादा वर्थ होती है मार्केट में, कि भाई इंटरव्यूअर पूछता है एडवांस जावास्क्रिप्ट आती है, आप बोलते हैं यस और आप सारे जवाब उसको देते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि भाई आपकी जॉब हो जाए, क्योंकि आपको एडवांस चीज़ें आती हैं। ठीक है ना। अच्छा, अभी मैं आप सबको ये जॉब क्यों कर रहा हूँ कि भाई जॉब ज़रूरी है। कुछ टाइम पहले मैं अपने ही क्लास में फ्रीलांस करता था। ठीक है, पता नहीं था ना, मुझे खुद नहीं पता था, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब मैं जॉब क्यों करता हूँ कि वही वाली बात ना कि भाई लर्निंग, कि भाई और क्या क्या होता है कंपनी के अंदर, दूसरे लोग जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं उनमें और हम में क्या फ़र्क है, हमने क्या नहीं पढ़ा, उन्होंने क्या पढ़ा, हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, वो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, उसने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मैंने क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, साथ में एक कंपनी कैसे चल रही है ये पता चलता है, टीम वर्क,
कहीं आप स्ट्रक हो गए, कोई चीज़ समझ नहीं आई, बराबर वाले कोलिग से पूछा, सब सॉल्व हो गया और उसी स्पीड से आप आगे बढ़ गए। फ्रीलांस में आप जो है ना अकेले बैठे हुए होंगे, काम मिले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क और क्या क्या पढ़ना है सीखना है, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो इस वजह से मैं अभी जॉब कर रहा हूँ कि भाई जॉब करो जॉब करो जॉब करो, ठीक है ना, कुछ टाइम तक, कम से कम मेरे हिसाब से ना बंदे को 5 साल तक तो जॉब करनी चाहिए, ठीक है, लगातार 5 साल तक जॉब करे, फिर सोचे कि अगर उसका कोई माइंड, अच्छा वैसे देखिए अगर पैसा हो ना तो बंदा कर सकता है बिजनेस वगैरह खुद। पैसे से क्या होता है कि थोड़ा बहुत तो सीख लिया, पता चल गया, अब पैसा है तो अच्छे अच्छे लोग हायर कर लिए, पैसे देके ना, ज़्यादा पैसे देके कि भाई आपने 5 लाख दिए, अच्छा डेवलपर हायर कर लिया, अब वो आपका काम भी करेगा और वो आपको सिखाएगा भी कि यार आप उससे पूछोगे हाँ भाई ऐसे कैसे होना चाहिए, ये चीज़ मुझे बनानी हो, बोलेगा ऐसे होना चाहिए, ठीक है, आपके हिसाब से कोई और तरीका था, उसने आपको अच्छा तरीका बताया, ठीक है, लेकिन वो बंदा आपको कैसे मिला, पैसे से, ठीक है। तो इस तरह एक नहीं काफ़ी सारे बंदे चाहिए होते हैं और ठीक ठाक पैसा चाहिए होता है, या दूसरा ये ऑप्शन होता है हमारे पास बिजनेस करने का, सही में। तो अब पैसे की मोटिवेशन थोड़ी हो गई, अब जावास्क्रिप्ट पे आते हैं, कहाँ थे हम, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर का क्या सीन था कि भाई एरे या ऑब्जेक्ट की कॉपी लेना, ठीक है ना। अच्छा एक चीज शायद आपको मैंने बताई थी करके, वो चीज क्या थी कि भाई अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और अगर हम इस ऑब्जेक्ट का इस तरह क्लोन ले लें और अपडेट करें तो क्या होगा, ठीक है भाई। तो मैंने इसको कहा कि भाई obj2.name अहमद कर दो और तीनों वेरिएबल को प्रिंट करवाओ, obj को, obj1 को और obj2 को, तो क्या होगा, सब में अहमद आएगा, ऐसा क्यों, अच्छा इसमें अहमद है, इसमें अहमद है और इसमें भी अहमद है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ हमारे पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है ना वो बाय रेफरेंस होता है, और जब भी हम उसके रेफरेंस को कहीं पे शेयर करते हैं उस ऑब्जेक्ट को लेने के लिए, तो वो क्या करता है, सेम रेफरेंस सबके साथ शेयर कर देता है, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपडेट करवाते हैं ना तो वो बाय वैल्यू नहीं बल्कि बाय रेफरेंस से अपडेट होता है। तो हमने अपडेट तो किया obj2 को, लेकिन इसमें obj1 था, obj1 के अंदर obj का रेफरेंस था, तो इस वजह से उसने obj1 को भी किया और obj को भी किया। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, मैं चाहता हूं कि यार तीनों जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो, कि भाई मैं एक को अपडेट करूं तीनों ना हो, 3 डॉट लगाऊं कहां पे, क्या हो गया, यहाँ पे लगा दो, गलत लगाया भाई, ऐसे, अच्छा पीछे लगेंगे, चलो सही है, तो एरर आ गया, ब्रैकेट में डालना है भाई, वाह यार वाह, ठीक है, बस हो गया काम। अब हम चलाते हैं तो देखिए दोनों में गौस और एक में अहमद, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, कॉपी लिए, ऑब्जेक्ट की कॉपी ले ली नए ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के अंदर, जो हमने ब्रैकेट्स बनाया ना ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसका मतलब ये नया रेफरेंस बन गया, और हमने नए रेफरेंस में पुराने वाले ऑब्जेक्ट की कॉपी ले ली। ये ट्रिपल डॉट का मतलब है स्प्रेड ऑपरेटर, ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट 1 में जाएगा और इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सारी उठाएगा और इस ऑब्जेक्ट के अंदर लाके डाल देगा,
सेट है। अच्छा अब हमारे पास ना कॉपी जो होती है ना ये वाली, वो दो टाइप की होती है, ठीक है। अच्छा इसको, ये जो हमने किया ना अभी, इसको हम बोलते हैं शैलो कॉपी, शैलो कॉपी, ठीक है। शैलो कॉपी क्या होती है कि भाई ऊपर एक ऑब्जेक्ट था, हमने उसकी कॉपी बना ली नीचे, और जब हम उसको अपडेट करेंगे तो ऊपर वाले को कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। लेकिन हो सकता है हमारे पास ऑब्जेक्ट नेस्टेड भी हो, नेम SMIT, ठीक है ना। अब मैं क्या करूं, ऑब्जेक्ट 2 डॉट स्कूल डॉट नेम सैलानी, ठीक है ना। तो क्या होगा कि भाई देखिए इसमें भी सैलानी, इसमें भी सैलानी, इसमें भी सैलानी, तो मैं फिर वही हुआ कि भाई हमने एक को अपडेट किया, तीनों अपडेट हो गए। तो अब फर्क क्या पड़ा कि भाई ऊपर वाले की तो हमने कॉपी बना ली, रेफरेंस नया बना लिया, लेकिन अंदर वाला जो था ना वो अब भी सेम रेफरेंस शेयर हुआ है, ठीक है ना। स्कूल का जो ऑब्जेक्ट है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका भी रेफरेंस सेम है, तो यही रेफरेंस ऑब्जे में भी सेव, ऑब्जे 1 में भी सेव हुआ, ऑब्जे 2 में भी। तो यहाँ पे हमें शैलो कॉपी नहीं बल्कि डीप कॉपी बनानी पड़ती है। एक होती है शैलो कॉपी और एक होती है डीप कॉपी। अच्छा अब डीप कॉपी अगर हम इस्तेमाल करेंगे ट्रिपल डॉट अंदर नेस्टेड जा के कर तो सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई पहले हमने ऑब्जे 1 की कॉपी बनाई, फिर हमने अंदर लिखा स्कूल, स्कूल का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ऊपर कॉमा डाला, और यहाँ पे ट्रिपल डॉट में हमने बोला ऑब्जे डॉट स्कूल, तो ये बन गया स्कूल की कॉपी। समझ में आ रहा है सिंटेक्स। अब यहाँ आके हम देखें तो देखिए इसमें SMIT है, इसमें भी SMIT है, और इसमें सिर्फ सैलानी हो गया, सेट है ना। तो अब लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे अगर 50 नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हो या ज्यादा हो, 100 हो, तो क्या 100 टाइम्स ऐसा करना पड़ेगा, लंबी है पारी ना। तो इसका जावास्क्रिप्ट में एक और तरीका होता है, वो क्या होता है कि भाई लोकस रूल्स पढ़ी थी याद है, उसमें हमने एक मेथड यूज करा था स्ट्रिंगिफाई। आप ये करेंगे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करेंगे और इसी को पार्स कर देंगे। तो इन मेथड की हेल्प से हम डीप कॉपी ले सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ये क्या करेगा, सिर्फ टॉप वाले ऑब्जेक्ट के नहीं बल्कि अंदर जितने भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट हैं सबका रेफरेंस नया क्रिएट कर देगा, सही है ना। तो चेक करते हैं, रीलोड किया, ठीक है, इसमें SMIT और इसमें सैलानी। तो ये बेस्ट वे है जावास्क्रिप्ट में डीप कॉपी के लिए। अच्छा ये ऐसी चीज़ है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है कि भाई ये ऑब्जेक्ट की डीप कॉपी शैलो कॉपी के बारे में बताओ क्या सीन होता है, ठीक है ना, तो बता देंगे, सही। अच्छा अब हम आ जाते हैं एरर फंक्शंस पे, आते हैं बाद में, अभी हम आते हैं पहले इस पे, छोटा सा टॉपिक है, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है ना पहले वो खत्म कर देते हैं, सही है ना। ठीक है ना। इनहेंस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ है, आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है ना। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने जैसे ये दो वेरिएबल बनाए ना स्टूडेंट और स्कूल, सेम आपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज बनानी है। मतलब ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी बने स्टूडेंट और उसमें वैल्यू स्टोर हो जाए अहमद, और एक बने प्रॉपर्टी स्कूल उसमें वैल्यू स्टोर हो जाए SMIT। कैसे होगा, पहले स्टूडेंट की बनाए और फिर
स्टूडेंट लिख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, सही है ना। फिर स्कूल की बनाए हैं, ठीक है, ये तो बड़ा इजी था यार, कैसे पता आपको ये, इसमें था क्या, ठीक है ना। तो ऐसा ही हुआ, स्टूडेंट भी आ गया और स्कूल भी आ गया। अच्छा अब इसमें एनहांस क्या हुआ है, अच्छा अब इसमें चले आप बताएं इशू क्या है। नहीं नहीं वो इशू वो तो खैर है सीक्वेंस, वो तो खुद उसको वो सॉर्ट कर देता है। रिपीट क्या हो रहा है, हाँ वाह यार चीता होगा आप लोग तो, मतलब यहाँ भी स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ भी, और यहाँ भी स्कूल लिखा हुआ है यहाँ भी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है और ज़्यादा भी हो रहा है कोड, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ने इसको एनहांस कर दिया। जावास्क्रिप्ट बोलता है कि बोलती है सही है कि भाई आप एक काम करो, सिर्फ की बताओ और कॉमा डाल दो, बाकी मैं खुद कर दूंगी, सही है। तो इससे देखें वही सेम काम हो गया, सेट है कि भाई हमने वैल्यू नहीं बताई, हमने की बताई और डायरेक्ट कॉमा डाल के आगे बढ़ गया, ठीक है। तो लेकिन हमने एक्चुअल में ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं पढ़े, ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर ही होता है, लेकिन एक ये शॉर्टर वे है कि भाई आप अगर ऐसी की बनाना चाह रहे हैं कि उसी में वैल्यू है, वैल्यू भी उसी में आ रही है और की का नेम भी वही होना चाहिए, तो आप सिर्फ की लिखें, कॉमा डालें और हो गया आपका काम, ठीक है ना। तो ये इनहैंस ऑब्जेक्ट हुआ था ये 6 में, ठीक है ना। अच्छा ऑप्शनल चेनिंग देखते हैं, ऑप्शनल चेनिंग, चेन बन जाती है, सही है ना, चेन बनाते हैं। अच्छा भाई कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट स्कूल डॉट डिटेल डॉट नेम, सही है, और नीचे ऑब्जेक्ट डॉट नेम, एक में SMID आएगा एक में बॉस आएगा, ऐसे ही क्या, डिटेल तो है नहीं, चलो क्या होगा, एरर आ जाएगा और फिर नेम भी नहीं चलेगा, क्यों, नीचे वाला तो चलेगा ना, ऊपर वाले में एरर आ जाएगा, नीचे वाला चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्यों, अच्छा लाइन में नहीं चली, क्रैश हो गई और फिर नीचे वाला भी नहीं चलेगा, क्रैश क्यों हुई, वजह क्या है, अभी पक्का क्रैश होगी आपके हिसाब से, स्कूल तक चलेगा, क्या बोला भाई, हाँ देखो जो मैंने एक चीज बताई थी ना, एक गलती माफ नहीं करता, एक तो कर देता है, दो नहीं करता ना, दो गलतियां, अच्छा अब नीचे वाला चलेगा या नहीं चलेगा, अब भी सही है, नीचे वाला चल गया, हम लोग आ गया यार जावास्क्रिप्ट। तो अच्छा अब क्या होगा, सीख गए यार। अच्छा अब ये जो एरर है ना, इसको रोकना है, बल्कि बता चुका यार ये वाली चीज, तो ये वाली चीज शायद मैं आपको बता चुका, क्वेश्चन मार्क जो लगाते हैं, याद है, बताई थी ना, बताई थी यार कि भाई जावास्क्रिप्ट को हमें बोलना है कि ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं, इसमें हमारी सारी गलतियां माफ करो, सिर्फ ऑब्जेक्ट में, और दूसरी जगहों पे नहीं, कि आप बोलेंगे पूरी जावास्क्रिप्ट में गलतियां माफ करवा लो, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इसमें हमारी सारी गलतियां माफ,
तो अब गलती कहाँ कहाँ हो सकती है हमें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ यहाँ गलती हो सकती है। ऑब्जेक्ट तो होगा, ठीक है, नहीं ऑब्जेक्ट में अगर स्कूल ना हुआ, स्कूल नहीं हो सकता ना। देखिए ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है लेकिन हो सकता है स्कूल ना हो क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी है। तो आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट डॉट स्कूल लिखा हुआ है ना इससे पहले लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये गलती माफ कि अगर स्कूल नहीं होगा तो जावास्क्रिप्ट माफ कर देगी, खैर है, क्रैश नहीं होगा, बोलेगा अनडिफाइंड। अच्छा स्कूल हो सकता है डिटेल ना हो सकता है स्कूल हो लेकिन स्कूल के अंदर डिटेल ना हो, या फिर स्कूल भी ना हो और डिटेल भी ना हो, ठीक है, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। फिर हो सकता है आगे नेम ना हो, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, तो तीनों क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो अब चाहे स्कूल ना हो, चाहे डिटेल ना हो, चाहे नेम ना हो, जावास्क्रिप्ट क्रैश नहीं होगी, ठीक है ना, अनडिफाइंड बस, सेट ना। इससे क्या फायदा होगा कि यार एक चीज की वजह से दूसरी चीजें हमारी खराब नहीं होंगी। ऊपर वाली लाइन की वजह से नीचे वाली लाइन नहीं चल रही थी, आपने देखा था, लेकिन अब नीचे वाली लाइन चल गई क्योंकि ये हमने क्या कर ली, एरर हैंडलिंग कर ली। तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं ऑप्शनल चेनिंग, ठीक है ना। तो ये हमें खुद देखना होता है अपने कोड में ना कि भाई कहाँ कहाँ इस तरह के एरर आ सकते हैं, वहाँ वहाँ हमें खुद लगाना होता है। एरे के ऊपर भी लगा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल नहीं बल्कि स्कूल से हमारे पास, और हम उसका 1 इंडेक्स उठा रहे हैं और फिर उसमें से नेम मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ये ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ये तो अगर स्कूल्स नहीं है तो भी सही होगा सब, और अगर स्कूल्स के अंदर इंडेक्स 1 नहीं है तो भी सही होगा। लेकिन हम ज़्यादातर इसको ऑब्जेक्ट पे यूज़ करते हैं, एरे पे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देखिए अभी भी एरर नहीं आया, वरना देखिए हमने कितना कॉम्प्लेक्स कोड लिख दिया, अभी तक एरर आ जाना चाहिए था। वो स्कूल था, हमने स्कूल्स कर दिया, और अभी हमें पता नहीं है वो होगा या नहीं, हम समझे वो एरर है। अभी हमें ये नहीं पता कि स्कूल्स है भी या नहीं, और हमने इसको क्या एक्सपेक्ट कर लिया कि भाई वो एरे होगा, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। और एरे तो होगा, अब हमें ये भी नहीं पता कि उसमें एरे में कितनी लेंथ है, हम बोले 1 ले आओ, या हम यहाँ बोलते हैं 100 ले आना, हमें पता ही नहीं है एरे में कितने, हम बोले 100 लाओ, और फिर भी हम बोले नहीं यार हम देखो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट को चाहिए यार वो माफ करती रहे, ठीक है। तो फिर हम इस तरह ऑप्शनल चेनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क किसको इग्नोर कर रहा है, जावास्क्रिप्ट को? नहीं नहीं, हो ये रहा है कि भाई ये समझे इफ की तरह काम कर रहा है कि जैसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है ना क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब है ये चेक कर रहा है इफ ऑब्जेक्ट डॉट स्कूल अगर है, ठीक है ना, तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है, अगर वो होगा तो आगे बढ़ जाएगा। फिर इसको चेक करेगा कि भाई स्कूल अगर एरे है और उसका 100 इंडेक्स है तो और आगे बढ़ जाओ, फिर उसके 100 इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नेम है तो लेके आ जाओ। अच्छा अब ये जो है वाली बात है ना, अगर जहां भी खत्म हुई कि भाई पहले उसने चेक करा ऑब्जेक्ट डॉट स्कूल्स, अगर ये नहीं है तो यहीं पर ही वो बोलेगा अनडिफाइंड, भाई आगे जाएगा ही नहीं, यहीं रुक जाएगा ना। जब ये स्कूल ही अनडिफाइंड हो गया तो आगे तो कुछ फायदा नहीं है फिर जाने का, ठीक है, तो फिर वो यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा कि भाई अनडिफाइंड है आपकी वैल्यू, मतलब यही स्टॉप कर देगा प्रोग्राम को ना, स्कूल पे स्टॉप कर देगा। देखिए अभी जैसे मैं ऑब्जेक्ट डॉट स्कूल लिखूं क्या आएगा, एरर आएगा, अनडिफाइंड आएगा, एरर कोई आएगा, क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा, कि एक तो गलती माफ है ना कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर गया स्कूल को ढूंढा उसने बोला अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसी तरह से उसने यहाँ पे चेक कर लिया अगर स्कूल अनडिफाइंड है ना तो यहीं पर ही रुक जाओ क्योंकि आगे जाना बेकार है,
कि स्कूल ही नहीं है तो आगे आके क्या करेगा वो, तो इस वजह ये कर रहा है ऑप्शनल चेनिंग। ठीक है भाई। टर्नरी ऑपरेटर या फिर हम पढ़ें फॉल ऑफ या एरे मेथड्स, एरे मेथड्स सही है। अच्छा ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना भाई, अब जो जो कोड आप लिख रहे हैं उसमें शामिल करनी है कि आजकल कोई कोड लिख भी रहे हैं नहीं भाई, असाइनमेंट वगैरह वाली कोई चीज़ ही नहीं, ये है या दे देते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक वैसे आपने क्या क्या बना लिया, बेहतरीन बन गया, ठीक है जी। तो इसके अलावा आप क्या बना सकते हैं, क्या अमेज़ॉन का क्लोन? नहीं ये तो बच्चे बनाते हैं, तो HTML सीरीज का असाइनमेंट होते हैं ना। आप बनाएंगे एक अटेंडेंस ऐप जिसमें बच्चा ऐड होगा, पहले एडमिन लॉगिन हो जाएगा, बच्चा ऐड होता रहेगा, बच्चे की क्लास सेक्शन टीचर सब आएगा, बच्चा ऐड हो गया, बहुत सारे बच्चे ऐड हो गए, ठीक है, एक साथ बहुत सारे बच्चे ऐड हो गए। मैंने एक्सेल की फाइल दी, एक्सेल की फाइल से सारे बच्चे निकले और ऐड हो गए, ठीक है, लोकल स्टोरेज में पहले। और एक पेज होगा जहाँ पे अटेंडेंस लगेगी, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक इनपुट होगा, इनपुट में जाके बच्चे का रोल नंबर एंटर करेंगे, वो बच्चे को जाके ढूंढेगा, अगर बच्चा होगा हमारे पास अटेंडेंस मार्क कर देगा। फिर एक अटेंडेंस की एरे होगी और उस दिन की डेट, डे, टाइम और बच्चे की डिटेल वो अटेंडेंस के अंदर चली जाएगी कि वह प्रेजेंट मार्क हो गई, ठीक है। तो इस तरह का कुछ काम करना है, सेट है ना। तो और जो जो चीज़ हमने पढ़ी है ना, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, वार अब यूज़ नहीं करना, लेट कॉन्स यूज़ करें। कॉन्स कहाँ यूज़ करना है, जो ऐसी वैल्यू जो अपडेट ना हो बाद में ना, वो तो पढ़ाया था, तुम छुट्टी पे हो गए ना, कुछ भी नहीं है, बटन को गेट करो, बटन हो या जो भी हो, एलिमेंट हो, जैसे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल डिव हमने ऊपर गेट किया, डिव डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है भाई। और इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, ये होगा और इसका एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो बस इसमें ये ऐसे ही रहेगा, बस इसमें आपका एलिमेंट चेंज होता रहेगा, जैसे डिवाइड बटन, ठीक है, इनपुट कुछ भी हो सकता है एलिमेंट में, ठीक है। और ये इवेंट चेंज होंगे, जैसे क्लिक है, चेंज, ब्लर, फोकस। जब आप यहाँ तक पहुँचोगे जावास्क्रिप्ट खुद सजेशन देगी कि ये इवेंट्स होते हैं। सेम उसमें HTML में ऑन क्लिक होता है ना, यहाँ पे ऑन नहीं है, क्लिक, चेंज, फोकस, ब्लर, जैसे वहाँ पे ऑन चेंज, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, वहाँ ऑन लगता है, यहाँ ऑन नहीं है, बस इवेंट लगाना है। और इसको एक फंक्शन पास करना है, या तो बगैर नेम वाला इस तरह फंक्शन पास करते हैं एनोनिमस इसको, या ऊपर एक फंक्शन बनाए और उसका नेम दे दें इसको, ये खुद कॉल कर देगा उसको, सही ना। डॉट डेटा ट्रांसफर ये क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर अब कौन सी लॉजिक यूज किया ड्रैग एंड ड्रॉप में, आपने वो देखना पड़ेगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप में भी ना काफी सारे तरीके होते हैं। इसमें देखिए ये सारे इवेंट्स हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के,
ड्रैग एंटर, ड्रैग लेफ्ट, ड्रैग ओवर, ड्रैग स्टार्ट, ड्रॉप, ये सारे इवेंट्स हैं। क्लास दे रहा हूँ, क्लास में हूँ, क्लास में हूँ, पता तो है 11 बजे आऊँगा। हाँ भाई क्या कह रहे हैं, ये सारे इवेंट्स हो गए। अच्छा ये डेटा ट्रांसफर वाली चीज़, अच्छा इसका सीन ये होता है कि भाई देखें इसमें ड्रैग स्टार्ट हैंडलर ये लगाया हुआ है ड्रैग स्टार्ट के इवेंट पे, और ये इवेंट लगाया किस पे, कोई पैराग्राफ वगैरह है P1, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट हो सकता है। एलिमेंट के ऊपर कोई मतलब ऐसी लिमिट नहीं है, पैराग्राफ और डेमो इमेज हो जो भी हो, उसके ऊपर इवेंट लिस्टर लगाया ड्रैग स्टार्ट, और इस पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है। ये इवेंट कब चलेगा कि जब मैं उस एलिमेंट को पकड़ के ड्रैग करना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। ट्राई करते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा। कि भाई हमारे पे एक बटन होगा ड्रैग, और बटन को देते हैं आईडी ड्रैग BTN, document dot get element by id drag BTN dot add event listener, और क्या होगा ड्रैग स्टार्ट, और यहाँ पे हम ड्रैग स्टार्ट के फंक्शन को कॉल कर देते हैं, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये भी कुछ भी नहीं, इवेंट मैंने बताया इवेंट के बारे में ना आपको, इवेंट ही होता है। तो देखते हैं जैसे हम ड्रैग करना शुरू करते हैं कि वो फंक्शन चलता है नहीं चलता। कहाँ पे लगेगा, ड्रैगेबल, अच्छा एलिमेंट को ड्रैगेबल नहीं बनाया था, देखें ड्रैगेबल बना लिया, जैसे मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब जो इवेंट कॉल होता है ना, उस इवेंट के हिसाब से ही हमें इवेंट के अंदर वो चीज़ें मिल रही होती है। तो इसमें देखिए डेटा ट्रांसफर का भी एक ऑब्जेक्ट है, तो भाई इसको मैं उठाऊं और किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर जाके जब इसको मैं ड्रॉप करूं, तो ड्रॉप के वक्त ना तो ये आईडी वगैरह इसकी जो भी है, जो भी डेटा हमें उस वहां पे उस जगह पे ट्रांसफर करना है वो पास कर दो, ठीक है ना। ऐड द टारगेट एलिमेंट आईडी टू द डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, भाई ये कर दिया, और ड्रैग स्टार्ट हैंडलर स्टार्ट हो गया। अच्छा ये खैर प्लेन टेक्स्ट है, ये टाइप बता रहा है कि भाई क्या चीज़ आप उठा रहे हैं, जो ड्रैग कर रहे हैं पूरा एलिमेंट है या क्या है। देखिए टेक्स्ट स्लैश HTML का मतलब है पूरा एलिमेंट है, टेक्स्ट स्लैश प्लेन का मतलब है ये सिर्फ टेक्स्ट है, ठीक है ना। बाकी इसमें और क्या है भाई, इमेज भी एक, काफ़ी सारी चीज़ें इवेंट्स हैं इसके। हाँ देखिए इसमें सीन ही होता है, ये ऐसा काम है कि हर जगह हर ऐप में तो यूज़ नहीं होगा कि भाई आप जितनी भी ऐप्स बनाएं ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ हो रहा हो, नहीं, बहुत कम ऐसी ऐप्स होंगी। तो थोड़ा भी समझ लिया, कोड उठा के कर लिया, काफ़ी है। कोई इतना ज़रूरी नहीं है इसको बिल्कुल डिटेल में जाके समझा जाए कि क्या हो रहा है, ड्रैग होते वक्त क्या हो रहा है, पीछे इसके क्या है, नहीं इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बस जैसा हो रहा है वैसे ही बस कर देना है इम्प्लीमेंट, कोई इसमें मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखा जाए तो इजी ये थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि भाई जो जब ये ड्रैग कर रहा है तो डेटा ट्रांसफर में ये है कि भाई जहाँ ड्रॉप होगा वहाँ तक, वहाँ से उठ के पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बगैर भी ये हो सकता है
इसके बगैर भी हो सकता है कि भाई दूसरा कोई एलिमेंट है उसमें ड्रॉप का इवेंट लगा दें तो इसके अंदर, और इसकी पोजीशन ले लेते हैं कि भाई कहाँ पे ड्रॉप हुआ है। तो काफ़ी सारे तरीकों से ना ये सेम काम हो सकता है, तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि भाई इसकी एक एक चीज़ को हम समझें जाके। ठीक है ना भाई। तो अब हम आते हैं, हाँ असाइनमेंट की डिटेल मैं बता दूंगा क्लासरूम में। सिंक्रोनस, ठीक है ना। देखिए एसिंक्रोनस कोड ना वही उसी की पहचान यही है कि भाई जब उसके वेट करे बगैर नेक्स्ट लाइन चल जाएगी। एड इवेंट लिस्टनर सिंक्रोनस है, मतलब ये चल तो जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा ना, लेकिन ये लिसनर है। हम एक बटन के ऊपर लिसनर लगा रहे हैं। जब इस लाइन का नंबर आएगा ना, लाइन नंबर 54, तो ये बटन के ऊपर लिसनर लगा चुकी होगी, इसका मतलब ये कोड चल गया। और फिर लाइन नंबर 55 का नंबर आएगा। अच्छा, आपको लग एसिंक्रोनस ये यूं रहा होगा क्योंकि फंक्शन कॉल नहीं हुआ, फंक्शन तो बाद में कॉल होना है। लेकिन भले फंक्शन बाद में कॉल हो, लेकिन बटन के ऊपर लिसनर लग चुका है। अब क्योंकि ये इवेंट है तो अब वो बटन क्लिक के ऊपर कॉल होगा, लेकिन कोड चल चुका है। ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसका कोड ही नहीं रन हुआ हो और नेक्स्ट वाली लाइन का नंबर आ जाए वो उससे पहले चल जाए, तो वो एसिंक्रोनस है। ठीक है ना। वेब एपीआई का सीन ये होता है कि देखिए जावास्क्रिप्ट के काफी सारे फीचर्स और मेथड्स हैं, ठीक है ना, जो जावास्क्रिप्ट ने हमें प्रोवाइड किए हैं, जिसमें एरे के मेथड्स, अलर्ट, प्रॉम्प्ट, काफी सारी चीजें। वेब एपीआई का सीन ये होता है कि ऐसे मेथड्स, ऐसी चीजें जो ब्राउजर प्रोवाइड करता है, लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करती, ब्राउजर प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, मतलब सेट टाइम आउट जो है ना, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये ब्राउजर का पार्ट है। जावास्क्रिप्ट में हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। ये अच्छा सवाल है, इंटरव्यू में भी होता है कि भाई सेट टाइम आउट क्या है, आप बोले भाई ये तो आपसे पूछ लिया जाए सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट का फीचर है या ब्राउजर का, हम ज्यादातर लोग बोलते हैं भाई जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहा है। जबकि सही जवाब क्या है भाई, वो एक वेब एपीआई है और पार्ट ऑफ ब्राउजर है, कि ब्राउजर हमें ब्राउजर का फीचर है और हम उसको अपनी जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी वेब एपीआई में चीजें होती हैं काफी सारी, डॉम वगैरह, ये सब वेब एपीआई के अंदर ही होता है। ठीक है ना। तो भाई ये है कि थ्योरिकल चीजें देखी जाए ना तो बहुत है, तो ये है कि टाइम टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाता है। एरे, अच्छा जी, एरे में हम क्या लें, सिटीज ले लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, सारे सिटीज को प्रिंट करना है, क्या करें, लूप चला दें ऐसे कि भाई पहले मैं कहता हूँ कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, या तो कंसोल करना है, अलर्ट करना है, या HTML पे कहीं भेजना है, कुछ भी करना है हमें लूप चलाना पड़ेगा, ऐसे ही। तो एक लूप हम चलाते हैं, फॉर वार आई इक्वल्स टू, फिर कंडीशन वगैरह लगाते हैं, सब कुछ हमें करना पड़ता है। लूप जो है ना वो एक कस्टम चीज है जावास्क्रिप्ट की, जिसमें सब काम हमें खुद करना पड़ रहा है। वेरिएबल भी खुद बनाना है, कंडीशन भी खुद मैच करनी है, इंक्रीमेंट भी खुद करना है, तो ये सब काम खुद करना है। इसका जावास्क्रिप्ट में एक मेथड भी है, ठीक है, वो मेथड कौन सा है, फॉर ईच। अच्छा, लेकिन इससे पहले ना हमें थोड़ा सा कॉलबैक फंक्शन समझना चाहिए, ये, ठीक है ना। कॉलबैक, कॉलबैक का क्या मतलब होता है, दोबारा कॉल करना। क्यों, मतलब किसी ने आपको कॉल की, आप बोलेंगे कॉल बैक, आप बोलेंगे भाई मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा, कॉल बैक जो है ना जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस काम के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए, एसिंक्रोनस काम के लिए, ठीक है ना। अब जैसे भाई मुझे दो काम करना है,
मुझे कंप्यूटर ऑन करना है और मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन मुझे प्रोग्राम नहीं पता क्या बनाना है। तो मैंने अपने टीचर को फ़ोन किया कि भाई मुझे बताएं क्या बनाना है। टीचर ने बोला अभी मैं बिजी हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ, इतने तुम कंप्यूटर तो ऑन करो। तो ये काम क्या हो रहा है, एसिंक्रोनस हो रहा है। या वो बंदा बैठा रहेगा, नहीं भाई पहले टीचर बताएंगे प्रोग्राम क्या बनाना है, फिर मैं कंप्यूटर खोलूंगा और फिर ही मैं काम करूंगा। ये कौन सा काम हो गया, सिंक्रोनस। तो अच्छा काम क्या हुआ, एसिंक्रोनस, कि भाई जब तक एक काम पेंडिंग में दूसरा तो कर लो। बात समझ में आ रही है? तो भाई जब टीचर को कॉल की, उसने कहा मैं बिजी हूँ, आप कंप्यूटर खोलो, इतने में आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। तो भाई उसने कंप्यूटर वगैरह खोला, जैसे उसका कंप्यूटर खुला थोड़ी देर में कॉल आ गई टीचर की कि भाई आप एक काम करो, जावास्क्रिप्ट में एरे बनाओ और लूप चलाओ। बस में तो इस तरह जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक एसिंक्रोनस काम के नहीं होता है। कॉल बैक का सीन ये होता है, देखिए जैसे एक फंक्शन है एबीसी, सही है, एबीसी के अंदर एसिंक्रोनस काम हो रहा है, ये सिंक्रोनस है ना। अच्छा जबकि ये खुद एक कॉल बैक है, सेट टाइम आउट खुद एक कॉल बैक है। अभी समझ में आएगा कि क्यों है। अभी समझो ये कॉल बैक नहीं है, ठीक है। और ये बिजी है कितने सेकंड के लिए, जैसे मैं एबीसी को कॉल करूं, मैं इसको बोलूं कि भाई जब आप फ्री हो जाओ ना, बिल्कुल अपना काम खत्म करके, तो मुझे बताना, ठीक है। तो जैसे ही एबीसी को कॉल करा, वो कितने देर के लिए बिजी है, 5 सेकंड के लिए वो बिजी है। लेकिन मैं बाहर बोल रहा हूं, जहां मैं इसको कॉल कर रहा हूं ना, तो मैं इसको बोलता हूं कि भाई जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे बताना। तो ये चीज हैंडल होती है कॉल बैक से। कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक खुद एक फंक्शन होता है जो किसी फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है। कि भाई देखें, या तो यहाँ पे कर दें डायरेक्ट एनोनिमस बना के बगैर नेम का, या ऊपर एक काम करें आप यहाँ बना लें, अलग से एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन माय कॉल बैक, सही है ना। या इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, नेम मैटर नहीं करता, ठीक है ना। एबीसी फ्री हो गया, हमें पता चल जाएगा, सही है ना। अब मैं क्या करूंगा, एबीसी को कॉल करते वक्त ये जो माय कॉल बैक वाला फंक्शन है ना, इसको एज एन आर्गुमेंट पास कर दूंगा, ठीक है ना। और एबीसी को बोलूंगा कि भाई जब तुम फ्री हो जाओ ना, इस फंक्शन को कॉल कर देना। अब एबीसी में ये फंक्शन रिसीव होगा, इसका नेम कुछ भी हो सकता है, फिर वही बात, इसको सीबी बोलते हैं ना हम शॉर्ट में, सीबी मतलब कॉल बैक। जैसे ही एबीसी अपना काम डन करेगा, उसके बाद इस फंक्शन को कर देगा कॉल। बात समझ में आई? अब देखिए एबीसी को मैंने कॉल कर दिया, उसको कॉल बैक पास कर दिया, एबीसी कॉल हो चुका, अब वो अपने काम में बिजी है, और जब वो अपने काम से फारिग होगा हमें दोबारा से कॉल बैक कर देगा। तो ये क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। समझ में आया इसका पर्पस? देखिए अभी तो सेट टाइम आउट है, ये तो वेब एपीआई है ना, लेकिन आगे हम ऐसा काम करेंगे कि भाई इस फंक्शन से हम किसी एपीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो किसी सर्वर से डेटा लोड करके हमारे पास लेके आ रही है। अब वो एपीआई सर्वर से डेटा कितने टाइम में लाती है हमें नहीं पता, हो सकता है 1 सेकंड में लिया है, 2 सेकंड में लिया है, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। अब वो डेटा कितना बड़ा है या एपीआई कितनी स्लो है, इस पर डिपेंड करता है। तो हम अपनी मर्जी से ना कोई टाइम सेट नहीं कर सकते। कुछ वेबसाइट में जान छुड़ाने के लिए और जिनको काम नहीं आता लोगों को, वो क्या करते हैं, एपीआई से डेटा आ रहा है कभी 2 सेकंड में, कभी 5 सेकंड में, उन्होंने बोला एक काम करते हैं 20 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं कि यूजर आए 20 सेकंड तक वो लोडर देखता रहे, जब तक 20 सेकंड नहीं होंगे वो लोडर चलता रहेगा, जबकि डेटा 4-5 सेकंड में आ गया होगा, ठीक है ना। तो 20 सेकंड बाद लोडर हटा और डेटा यूजर को शो हो गया फास्ट फुल, ठीक है। तो ये कौन सा काम हो गया, ये जुगाड़ वाला, ठीक है भाई, कि भाई डेटा तो आ चुका था लेकिन लोडर चल रहा है। अच्छा 20 सेकंड का आपने क्यों लगाया, क्योंकि आपको लगा कि यार इंटरनेट स्लो ना हो, एपीआई स्लो ना हो, 10 सेकंड से ज़्यादा भी लग सकते हैं,
तो मैं एक काम करता हूँ अपने सेव रहने के लिए कि भाई 20 सेकंड का टाइमर लगा देता हूँ या 50 सेकंड का लगा देता हूँ, फिर तो मसला ही नहीं है। लेकिन इससे यूजर एक्सपीरियंस तो खराब हो गया ना। यूजर बोलेगा 50 सेकंड हुआ है, अभी तक लोडर चल रहा है, छोड़ो यार मैं दूसरी वेबसाइट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सही हल क्या है जावास्क्रिप्ट में? कॉल बैक। ठीक है ना, सही हल इसका क्या है? कॉल बैक। अच्छा, अब कॉल बैक का यूज जो है ना बहुत हुआ है। ठीक है, पहले अभी भी लोग करते हैं, जिनको एडवांस चीज नहीं आती वो करते हैं कॉल बैक यूज। लेकिन कॉल बैक का एक मसला ये है कि एक आध तो आपने कर लिया, जैसे एबीसी फंक्शन बिजी था, उसने अपना काम खत्म किया, उसने सीबी को कॉल कर दिया। लेकिन सीबी जो हम कॉल कर रहे हैं ना, ये माय कॉल बैक, ये भी बिजी है। ये भी कोई ऐसा काम कर रहा है कि भाई इसने बोला मैं भी बिजी हूं, फिर हमने बोला अच्छा भाई जब तुम फ्री हो जाओ तो कॉल कर देना, इसको एक और कॉल बैक दे दिया। फिर वो जो कॉल बैक दिया वो बोला मैं भी बिजी हूं। ठीक है ना, पॉसिबल है कि मेरे पास 10 एपीआई कॉल है। कितनी? 10, मतलब 10 अलग अलग जगहों से जाके मुझे डेटा उठा के लेके आना है। तो सारा एक फंक्शन में नहीं, मैंने अलग अलग फंक्शन में किया हुआ है। ठीक है ना, तो और हर फंक्शन बिजी है, तो मुझे एक के बाद एक फंक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि भाई कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, इसको बोलते हैं कॉल बैक हेल। ठीक है, एक नेम है। तो अगर हम देखें सर्च करें ना, और कोई वो जो अजूबा है उसको, उसका क्या नाम होता है, वो भी बोलते हैं इसको शायद कॉल बैक हेल। ठीक है ना, तो ये देख रहे हैं, ये ऐसा बन जाता है हमारे पास। अगर आप इसके इमेज को थोड़ा देखें ना, आसान वाली खोलते हैं कोई जो आपको समझ में भी आए। फंक्शन 1 है, उसको आर्गुमेंट मिल रहा है, आर्गुमेंट में एक और फंक्शन मिल रहा है, और वो जो आर्गुमेंट में फंक्शन मिल रहा है ना, वो फंक्शन भी बिजी, फिर उसको एक और फंक्शन पास किया हुआ है। तो इस तरह आगे एक के अंदर एक फंक्शन पास किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये कॉल बैक हेल बना हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें ना इसके काफी सारे इश्यूज भी हैं कि भाई ये सारे चल रहे हैं, इसमें से कोई एक फेल हो गया, पहले वाला चल गया, तो इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई कौन सा फंक्शन रन हुआ, कौन सा फेल हुआ, किस पे हमें पूरा प्रोग्राम क्रैश कर देना है, यूजर को बोलना है कि भाई अभी वेबसाइट डाउन है, किस पे हमें थोड़ा बहुत डेटा यूजर को दिखा देना है, किस पे नहीं दिखाना। तो इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो गया और इसको समझना बड़ा मुश्किल हो गया कॉल बैक को ना, इतने सारे जब हो जाते हैं। और ये जब ही होते हैं जब बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हो। ठीक है ना, अच्छा तो अब इसका हल क्या निकला? इसका हल ये 6 में हमें मिला जो कि प्रोमिसेस है। ठीक है, कॉल बैक की रिप्लेसमेंट में प्रोमिसेस, जो कि बेहतरीन चीज है, ट्रैकेबल भी है, कब कौन सा प्रॉमिस फेल हुआ, कब कौन सा चल गया, सारे एक साथ चलाने हो, और भी बहुत सारे आसानियां, लेकिन ये बाद में पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो अब देखा जाए तो सेट टाइम आउट खुद एक कॉल बैक है। बताएं वो क्यों? वो क्यों मैं कह रहा हूं देखा जाए तो सेट टाइम आउट भी कौन से फंक्शन को कॉल कर देता है? जो ये पास किया जा रहा है इसको। सही है ना, सेट टाइम आउट भी एक कॉल बैक है। क्यों कॉल बैक है? देखिए इसको आर्गुमेंट पास कर रहा है, ये आर्गुमेंट ही है ना। देखिए अगर मैं यहाँ ना दूं
मैं इसको बोलूँ भाई फंक्शन ABC, और ये देखें मैंने इसको आर्गुमेंट में फंक्शन पास कर दिया, और दूसरा आर्गुमेंट में तो सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जो कि 2 सेकंड के लिए बिजी हो गया, और इसको मैंने बोला 2 सेकंड बाद जब आप फ्री हो जाओ तो ये ABC कॉल बैक है, इसको कॉल कर देना। समझ में आ गया कॉल बैक? सेट टाइम आउट कॉल बैक है ना। कॉल बैक कर कौन रहा है? जिसको कॉल करा जा रहा है। तो मैं आपको कॉल करूं तो आप कॉल बैक, आप बिजी हो तो आप कॉल बैक करोगे मैं। हाँ, अगर आप बोलो आपके नखरे हैं, आप बोले आप ही करना भाई, आप बोलो 1 घंटे बाद मैं फ्री रहूंगा कॉल, लेकिन आपने नहीं करनी, मैं नहीं करूंगा, तो ये वाला फिर अलग सिनेरियो हो जाएगा ना। लेकिन इसमें ये है कि जैसे मैंने सेट टाइम आउट को कॉल किया ना, तो सेट टाइम आउट बिजी है। बिजी कौन था? सेट टाइम आउट। तो कॉल बैक भी वही करेगा। बिजी आप थे ना, मैं बिजी होता मैं कॉल करता। तो एरे की चीजें थी ये सारी। अब एरे के मेथड्स, एरे के जितने भी मेथड्स हम पढ़ लेना वो सारे कॉल बैक है, सारे कॉल बैक। पहला है फॉर ईच। फॉर ईच एक फंक्शन, अच्छा यह देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई कोई भी ऐसा फंक्शन जो एज एन आर्गुमेंट फंक्शन रिसीव कर रहा हो वो कॉल बैक है। देखिए VS कोड भी दिखा रहा है, ऊपर क्या दिखा रहा है? फॉर ईच जो है ना वो आपसे कॉल बैक फंक्शन लेता है, ऊपर कॉल बैक FN लिखा हुआ है ना। अब फंक्शन, अच्छा VS कोड में भी देखिए आप पढ़ सकते हैं जावास्क्रिप्ट पर ही। अब फंक्शन दैट एक्सेप्ट अप टू 3 आर्गुमेंट फॉर ईच कॉल्स द कॉल बैक फंक्शन one time for each element in the array, perform the specified action for each element in array। कि भाई एलिमेंट में जितने, एरे में जितने एलिमेंट होंगे उतने टाइम ये कॉल बैक फंक्शन को कॉल करेगा। सही है ना? तो इसको फंक्शन या तो यहीं पर ही पास कर दें या वही वाली बात क्यों, या फिर ऊपर बना के पास कर दें, एक ही बात है। ठीक है ना? अच्छा, फॉर ईच क्या करेगा कि एरे के ऊपर आइटरेशन करेगा और एक एक करके इस फंक्शन को कॉल करता रहेगा। ठीक है ना? और साथ में हमें वो एलिमेंट और उसका इंडेक्स नंबर देता रहेगा। अगर हम कंसोल करवाएं तो क्या आएगा? कराची 0, लाहौर 1, इस्लामाबाद 2, ऐसा ही है। एलिमेंट आया और इंडेक्स आया। ठीक है भाई। और एक और भी होता है इसका, थर्ड वाला, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें एक कंप्लीट एरे दे रहा होता है। ठीक है ना भाई? इसमें हम इसको बोल देते हैं ऑल। इसमें हर वक्त सारे आ रहे होंगे। हेलो हेलो, क्यों? वो तो गया था। सही है। ठीक है। सही है। तो थर्ड में कंप्लीट एरे। तो फॉर ईच एक कॉल बैक था, और ये मेथड किसके इस्तेमाल होता है? आइटरेशन के लिए, मतलब फॉर लूप का रिप्लेसमेंट है। फॉर लूप मतलब यूज करेंगे ऐसा नहीं, फॉर लूप यूज करना छोड़ दें, करना है इसका यूज ना। अब जैसे कि ना हम काफी सारी लॉजिक्स लगा रहे होते हैं, फॉर ईच यूज करा हमने, उसमें एक लॉजिक लगा ली, दोबारा सेम एरे पे एक और फॉर ईच यूज कर लिया, कभी फिल्टर यूज कर लिया। अभी मैं कुछ मेथड्स और बता रहा हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लूप यूज़ करें, मेथड्स पे ना जाएं। ठीक है? तो कभी कभार मेथड्स सही भी हैं और कभी कभार मेथड्स गलत भी हैं। फॉर ईच का काम सिर्फ आइटरेशन करना। एरे डॉट मैप, ये भी एक
देता है, ठीक है ना, बताते हैं ना, रुको जरा वर्क करो, ठीक है भाई, इसने भी सेम चीजें दी भाई, ठीक है। अब तो सवाल आया कि भाई फर्क क्या है। फर्क ये है कि भाई फॉर ईच जो है ना वो कुछ रिटर्न नहीं करता, क्या है ये, अगर आप फॉर ईच का रिजल्ट देखें तो आपको मिलेगा अनडिफाइंड, क्या मिलेगा, क्योंकि फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता। लेकिन अगर आप मैप का रिजल्ट देखें ना तो मैप क्या रिटर्न करता है कि आप जो है ना पूरी एरे को ट्रांसफॉर्म करवा के रिटर्न करवा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म समझते हैं ना, मतलब अच्छा मैं चाहता हूं कि यार कराची लाहौर इस्लामाबाद लिखा हुआ है ना, तो मेरे पास एक नई एरे बन जाए जिसमें कराची कौमा पाकिस्तान, लाहौर कौमा पाकिस्तान, इस्लामाबाद कौमा पाकिस्तान लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब अभी जो एरे है उसमें सिटी नेम से नई एरे बनाना चाह रहा हूँ जिसमें सिटी नेम कॉमा, तो अब इसके लिए अलग से बड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है, एक नई एरे बनाते फिर उसमें पुश करते। मैप क्या करता है, रिटर्न भी करता है। क्या रिटर्न करता है, जो मैप के कॉलबैक फंक्शन से रिटर्न हुआ उसकी एक नई एरे बनाता रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रिटर्न किया टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर एलिमेंट, इसमें क्या आ जाएगा कराची कॉमा पाकिस्तान, तो फर्स्ट टाइम ये चलेगा एलिमेंट के अंदर आएगा कराची कॉमा पाकिस्तान। यहां से ही रिटर्न हुआ ना, मैप ने एक नई एरे बना दी और उस नई एरे में इसको पुश कर दिया। सेकंड टाइम चला इसमें लाहौर आया, नई एरे में पुश करा। थर्ड टाइम चला इसने इस्लामाबाद आया, नई एरे में पुश कर दिया। और जो फाइनल एरे बनेगी ना लास्ट में, वो क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। हर एलिमेंट के लिए देखें बन गया भाई, ट्रांसफॉर्म हो गया कराची पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये मैप का काम है। फर्क समझ में आ गया दोनों में। फॉर ईच कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट आइट्रेशन कर रहा है। मैप आइट्रेशन भी कर रहा है और नई एरे भी बना रहा है, ठीक है ना। हाँ पाकिस्तान नहीं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं करना, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास एक एरे है, कौन सी, जिसमें काफी सारे नंबर्स हैं। मैं चाहता हूं जितने एरे में नंबर है ना सबको मल्टीप्लाई बाय 10 करके नई एरे बना के दो, कर सकते हैं। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्म वाले जितने काम है ना कि भाई ये एरे था इससे नई एरे बनानी है, तो सारे इससे करेंगे। नहीं, उसका होता ही नहीं, सही है। अच्छा जी, और एरे के मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं वैसे तो। फिल्टर, अच्छा फिल्टर क्या करता है, सेम काम, एलिमेंट भी देता है, इंडेक्स भी देता है, फुल एरे भी देता है। अच्छा आइट्रेशन जितने भी मेथड बता रहा हूँ ना ये सारे सेम करते हैं, फॉर ईच भी, मैप भी, फिल्टर भी, और जो जितने और भी बताऊंगा वो भी, एलिमेंट भी मिलेगा, इंडेक्स भी मिलेगा। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर रिटर्न में आपसे ना ट्रू फॉल्स मांगता है, ट्रू और फॉल्स। अगर आप इसको ट्रू देंगे तो सेम एज इट इज एरे ये क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। ये आपको सेम एरे मिल गई। अगर आप फॉल्स करेंगे तो एरे तो मिलेगी लेकिन उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, खाली एरे। जब जब आप इसको ट्रू देंगे ना हर आइटरेशन पे, तो उस आइटरेशन का एलिमेंट नए एरे में पुश कर देगा। तो हम इसको फिल्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे, मैं इसको बोलता हूं कि भाई एलिमेंट, अगर मेरा एलिमेंट मैच कर जाए लाहौर से तो ही उसको लाना, वरना नहीं। तो ये रिजल्ट में क्या देगा, सिर्फ लाहौर।
ठीक है ना। अब ये एरे में काफी सारी चीजें हो सकती हैं। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे ये नेम, ठीक है भाई, और पॉपुलेशन कितनी है 100 1000, सही है। समझने के लिए 1000 है, सही है ना। और लाहौर की 500, सही। तो इस तरह आप एज्यूम करें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है एरे के अंदर, और लाखों में पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब हमें करना ये है कि जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है उसको लेके आओ। हो सकता है ना पॉसिबल। तो ये काम हम करेंगे फिल्टर से। कैसे? हम बोलेंगे भाई एलिमेंट डॉट पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो 100 से उसको लाओ, जबकि 100 से ज्यादा दोनों की है, ठीक है, एक की 1000 एक की 500। हम बोलते हैं कि जिसकी 500 से ज्यादा वो लाओ, तो क्या लाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन भी लग सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि भाई 5 लाख से लेके 10 लाख, मतलब 500 से लेके 1000 के बीच में हो, तो आप कैसे लगाएंगे, 500 हो और एंड एलिमेंट डॉट पॉपुलेशन कम हो, 500 से ज्यादा हो और 1000 से कम हो। अभी है नहीं, चलेगा नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूं, डेटा बनाना पड़ेगा ना, वरना डेटा बना लिया तो चल जाएगा। तो इस तरह के जितने भी केसेस हैं, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, अगर हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स बैठे हुए सारे, सबका डेटा हमने डाल दिया एरे में। मैंने बोला कि भाई जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको लाओ, जो कंप्यूटर साइंस वाले उनको लाओ, जो इंटरमीडिएट है उनको लाओ, जिनकी एज यहाँ से यहाँ तक है उनको लाओ, जो कराची में रहते हैं उनको लाओ, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, डेटा जिनके पास लैपटॉप है उनको लाओ। तो काफी सारा डेटा हो सकता है, उस पर किसी भी तरह का फिल्टर हम लगा सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ये वाली चीज तो हमें पहले से आती है, कंडीशन है ना, ये तो हमें पता है। फिल्टर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू दोगे तो मैं एलिमेंट को उठा के डाल दूंगा, फॉल्स दोगे मैं नहीं डालूंगा। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो खुद ट्रू जाएगा, फॉल्स होगी तो फॉल्स जाएगा। क्लियर है? अभी के लिए काफी है इतना। एरे के 4-5 और भी मेथड्स हैं, ठीक है, तो वो बाद में पढ़ लेंगे, सही है भाई। तो आप कोशिश करें, इनकी प्रैक्टिस करें। अटेंडेंस वाला बताता हूँ कि भाई उसमें एक एडमिन पैनल होगा, उसमें साइन अप नहीं होगा, सिर्फ लॉगिन होगा। बंदा लॉगिन करेगा, डैशबोर्ड नजर आएगा, कितने स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, और ये सारी डिटेल नजर आ रही होगी, ठीक है भाई। और इसके अलावा स्टूडेंट्स का एक पेज होगा जहाँ पे जाके स्टूडेंट्स ऐड करेगा, ऐड स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे। एक अटेंडेंस का टैब होगा, अटेंडेंस के टैब में जाके ऊपर एक इनपुट होगा, इनपुट में आके जिस बच्चे का रोल नंबर डाले, एंटर करे, उसके अटेंडेंस मार्क हो जाए। एक पेज होगा अटेंडेंस को व्यू करने का कि भाई इस क्लास की, इस सेक्शन की मुझे अटेंडेंस देखनी है, या चलो इस क्लास सेक्शन भी हटाओ, जितनी अटेंडेंस आज तक इस पोर्टल में लगी है सारी लाओ, बस आसान कर दिया। सारा कुछ आसान है इसमें, वरना बहुत मुश्किल हो सकता है, छोटा सा काम दिया है। सिर्फ इसमें एक फीचर आपने डालना है, एक्सेल शीट वाला। एक्सेल शीट में डेटा दिया, वो सारा आपने अपलोड किया, सारा लोकल स्टोरेज में एक साथ। ये आपने एक्सप्लोर करना है कि कैसे होगा, हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़।